रात की तारीकी, तेज हवाएं और उड़ते हुए खुश्क पत्तों की डरावनी आवाज़ों के साथ पुराने कब्रिस्तान में टूटी फूटी कब्रों से निकलने वाले खौफ के साए, आसमान से चमकती बिजली और अंधेरे के बेरहम खेल से झांकती दो उम्र रसीदा मियाँ बीवी की खून में लथपथ बेगोरो कफन लाशें। कौन है जो उन्हें यहाँ फेंक गया? क्या ये किसी डाकू की कारस्तानी है, किसी बेरहम लुटेरे की वारदात, या कत्ल होने वाले जोड़े के पास जमाशुदा दौलत और जायदाद का शाखसाना? क्राइम सीन में नजर आने वाले इस मंजर के साथ कराची के बैंकों में पड़ने वाले डाके और डाकुओं के दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट, जिनसे कई चोर करोड़पति बन गए और बैंक दिवालिया होने लगे, और बातें उस दरिंदे की जिसने कराची के 15 अफराद को चुन चुन कर कत्ल किया और रावलपिंडी रवाना हो गया। सिर्फ यही नहीं, आज आप उस फूलन देवी से भी मिलेंगे जो मर्दों का शिकार करते करते खुद शिकार बन बैठी। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बेटा उनके बुढ़ापे का सारा बने, मगर जब बेटा बड़ा होने के बाद उन्हें ठोकरें मारकर घर से ही निकाल दे तो उन पर क्या गुजरती है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। ऐसे ही एक नाखलक बेटे ने बूढ़े वालिदैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर जब घर से निकाल दिया तो खून के आंसू रोते हुए वो जहां चले गए, शैतान सिफत बेटे ने वहां भी उनका पीछा ना छोड़ा और जिंदगी के बाकी दिनों का सुकून भी उनसे छीन लिया। बेटे से तंग आकर पुराने कब्रिस्तान की कब्रों में जिंदगी के बचे कुछ दिन गुजारने वाले बूढ़े माँ बाप के साथ क्या सलूक हुआ, आइए देखते हैं। शेखुपुरा के नवाही इलाके के रहायशी 17 साल नूर अहमद की 4 बेटियां और 2 बेटे थे। उसने चारों बेटियों की शादी कर दी थी और अब घर में उसकी बीवी बुशरा बीबी और बेटा शेर अली रहते थे, जबकि दूसरा बेटा वरियाम अलहदा रहता था। शेर अली आवारागर्द था और नशे का आदी भी था। वो वालिदैन को मजबूर करके उनसे नशे के लिए रकम लेता रहता था। अगर वालिदैन इनकार करते तो वो उनसे झगड़ा करता। 4 माह कबल शेर अली ने आबाई मकान पर कब्जा जमाने के लिए अपने वालिदैन को घर से निकाल दिया, जिसके बाद बूढ़ा नूर अहमद अपनी बीवी बुशरा को साथ लेकर ननकाना साहब के इलाके बड़ा घर के गांव ठठानोल आ गया और गांव के कब्रिस्तान में डेरे डाल लिए। उसका एक बेटा शेर अली उसे बहुत तंग करता था। उससे ना सिर्फ उसके वालिदैन बल्कि मोहल्लेदार भी बहुत तंग थे और अक्सर उसकी मोहल्ले में लड़ाई भी हुई, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। गांव के अफराद औलाद के सताए हुए मियाँ बीवी को मलंग समझते थे और अक्सर उनको खाने पीने के लिए कुछ दे देते थे। नूर अहमद और उसकी बीवी तमाम दिन कब्रिस्तान में आने वाले अफराद के प्यारों की कब्रों की सफाई वगैरह करते। इस तरह उन्हें उजरत के तौर पर कुछ रकम भी मिल जाती थी। गांव के रहायशियों के मुताबिक उन्होंने ज्यादातर दोनों मियाँ बीवी को रोते हुए ही देखा। अगर कोई उनसे पूछता था कि मामला क्या है तो वो नहीं बताते थे। जब शेर अली ने अपने वालिदैन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए तो उन्होंने उसके साथ इजहार लाताल्लुकी कर दिया और उसे छोड़कर दूसरे गांव में चले गए और एक कब्रिस्तान में रिहाइश इख्तियार कर ली। लेकिन जब इस गांव के लोग उससे पूछते कि क्या हुआ है और आप यहाँ अकेले क्यों रहते हो, तो वो परेशान हो जाते और टाल मटोल से काम लेते और किसी से कोई बात नहीं करते थे। घर से निकाले जाने के बाद बूढ़े मियाँ बीवी ठोकरे खाते हुए जब कब्रिस्तान में रिहाइश पजीर हुए तो औलाद के भेस में उनके घर पैदा होने वाला शैतान भी वहां पहुंच गया। शाम का वक्त था। कब्रिस्तान में लोगों के आने जाने का वक्त तकरीबन खत्म हो गया था। बुशरा बीबी खाना पकाने की तैयारी कर रही थी कि उनका बेटा शेर अली वहां आ गया। नूर अहमद और उसकी बीवी उसे देखकर खुश हुए कि शायद बेटे को अपनी हरकत पर अफसोस हुआ है और वो उनको वापस घर ले जाने के लिए आया है। नूर अहमद ने वहां से गुजरने वाले गांव के चंद अफराद को बताया कि उसका बेटा उन्हें लेने आ गया है। माँ बेटे के लिए रोटियां पकाने के लिए ईंटों के चूल्हे में आग जलाने लग गई। आग तो जल गई और जलकर बुझ भी गई, मगर रोटियां ना पक सकीं।
मैं वाकई की शाम वहाँ से गुजर रहा था कि मुझे बाबा नूर मिला, जिसके चेहरे पर एक खुशी थी। जब मैंने उससे खुशी की वजह पूछी तो उसने बताया कि पहली दफा मेरा बेटा यहाँ आया है और मेरी अभी उससे बात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमें लेने के लिए आया है। अभी मैं वापस आकर तुम्हें बाकी बात बताऊंगा, लेकिन शाम ज्यादा होने की वजह से मैं वहाँ से चला गया और उसके बाद बाबा कब्रिस्तान चला गया। इस बार भी बेटा माँ बाप को साथ ले जाने के लिए नहीं बल्कि उनसे कुछ मांगने आया था और उसने उनसे उनकी जिंदगी मांग ली थी। अगली सुबह कब्रिस्तान आने वाले गांव के रहायशियों ने कब्रिस्तान के साथ खेतों में बाबा नूर अहमद की खून में लथपथ पड़ी लाश देखकर शोर मचा दिया। गांव के अफराद जमा हो गए और उन्होंने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो वहां चूल्हे के करीब माई बुशरा की लाश भी पड़ी थी। दोनों मियां बीवी को उनका बेटा शेर अली कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल करने के बाद फरार हो चुका था। इत्तला मिलते ही थाना बड़ागर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब हमने मजीद तफ्तीश की तो पता चला कि एक रोज पहले ही उनका एक बेटा उनसे मिलने आया था और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि उसने उन पर कुल्हाड़ी के वार करके उन दोनों को कत्ल किया है। हमने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम छापे भी मार रहे हैं। गांव में माई बुशरा बीबी के दूर के रिश्तेदार भी रहते थे, जिनका कहना है कि शेर अली बुरी सोसाइटी का शिकार हो चुका था और वालिदैन से अक्सर पैसे मांगता था। वो उसके दुख से इस गांव में आ गए, मगर जालिम ने इन्हें यहाँ भी ना छोड़ा। गांव के रहायशियों का कहना है कि मकतूलीन लोगों से मांग तांग कर अपनी गुजर बसर कर रहे थे। ऐसे जालिम बेटे से तो अल्लाह किसी को बेटा ना ही दे तो अच्छा है। जब से हमने सुना है कि इन दोनों बूढ़े मियाँ बीवी को उनके बेटे ने ही कत्ल किया है तो उस वक्त से हमारा पूरा इलाका सोगवार है और हर कोई परेशान है, क्योंकि ये दोनों बहुत बेज़रर थे और इन्होंने कभी किसी को तंग नहीं किया। जालिम बेटे ने बगैर किसी वजह के इन्हें मार दिया और खुद वहाँ से फरार हो गया। हम गांव वालों ने ही मिलकर उनकी तदफीन की, भला ऐसे बेटे का क्या फायदा। कत्ल होने वाले मियाँ बीवी के दूसरे बच्चों को जब इत्तला मिली तो उनके दिल पर क्या गुजरी, आइए देखते हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाशें गांव वालों की दरख्वास्त पर उनके हवाले कर दी। गांव वालों ने उनके कफन दफन का इंतजाम किया। ताहम इस दौरान इत्तला पाकर मकतूलीन का बेटा वरियाम और बेटियां भी गांव में पहुंच गए और गांव वालों के कहने पर उन्हें वहीं सुपुर्दे खाक कर दिया। मकतूलीन के बेटे और बेटियों का कहना है कि उनका भाई वालिदैन पर बहुत जुल्म सितम करता था और उसने उन्हें घर से निकालने के बाद यहाँ भी चैन से न रहने दिया। जब इन दोनों का जनाजा हुआ तो हर आंख अशबार थी। पहले शेर अली इन पर इस गांव में जुल्म करता था और जब वो इससे तंग आकर दूसरे गांव में चले गए तो उसने वहां भी उन्हें चैन से नहीं जीने दिया। हमारी अपील है कि पुलिस उसे जल्द अज जल्द पकड़े और सख्त से सख्त सजा दे, ताकि कोई भी आइंदा ऐसा करने के बारे में सोच भी न सके। मकतूलीन के वुसा और अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी को वालिदैन से ऐसा सलूक करने की जुर्रत न हो सके। साथी रिपोर्टर गालिब अब्बास और शहबाज खान के साथ आमिर शहजाद, समा, ननकाना साहब। बूढ़े वालिदैन को रास्ते की दीवार समझने वाले बदनसीब बेटे को अब जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। होशियार रहिए कि अब जराइम की दुनिया में सिर्फ मर्द ही नहीं, कई खवातीन भी अपना ठिकाना बना चुकी हैं। इसलिए कि रावलपिंडी की पुलिस ने अंधे कत्ल की तफ्तीश में एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया है जो एक खातून के जरिए लिफ्ट का बहाना बनाकर सादा लो शहरियों को लूट लेता था।
ये गिरोह अब तक क्या कुछ कर चुका था, आइए देखते हैं। रावलपिंडी की पुलिस का अंधे कत्ल में तफ्तीश के बाद अजीब इंकशाफ। खातून और मर्द पर मुश्तमिल गिरोह गिरफ्तार। अगर खातून को लिफ्ट दी आपने तो तमाम सामान लुट जाएगा आपका। नशावर चीज खिलाकर एक शहरी को कत्ल भी कर दिया गया। इस गिरोह ने लूटा है सैकड़ों अफराद को, लेकिन खातून को लिफ्ट देने वाले नहीं तैयार कुछ बताने को। रवां साल मई में थाना रवाद की पुलिस को इत्ला मिली कि जीटी रोड पर एक गाड़ी में नामालूम शख्स की लाश पड़ी है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि ये लाश रावलपिंडी के रिहायशी मोहम्मद इकबाल की है, जिसके पास 1.5 लाख रुपए भी मौजूद थे जो अब गायब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को जहरीली अशिया खिलाकर कत्ल किया गया। जीटी रोड पे एक डेड बॉडी गाड़ी में मिली थी, तो उस वक्त जो है ना हम इसको हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल हमें ये था कि किसी ड्रग की वजह से ने इस बंदे की ये सीरियस है। तो वहाँ पे जब ये कंफर्म हुआ कि ये फौत हो गया है, तो उसमें ये था कि इसको किसी ने जहर दिया या नशा वो चीज़ को दी है जिससे इस बंदे की जो है ना डेथ हुआ ये। तो बेसिकली ये ब्लाइंड था कि आया इसकी काज क्या है, इस बंदे को क्यों किसी ने इसको मारा है। तो जो इसके लवाकिन थे उन्होंने हमें ये बताया कि इसने 1.5 लाख रुपया जो है ना बैंक से आज निकाला है। पुलिस अंधे कत्ल में मकतूल के अजीजो अकारिब से पूछगछ करती रही, लेकिन कोई कामयाबी न हुई। तहम उस रोज पुलिस को कामयाबी की उम्मीद हुई जब मौका वारदात से गायब होने वाले मकतूल के फोन को ऑन किया गया। एक इसका नौकर था, जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा जी लास्ट जो कॉल इसकी हुई है, बात हुई है मुझसे, तो वो ये पीछे से ना इसकी गाड़ी से कोई लेडीज़ की आवाज़ भी आ रही थी। तो हमें थोड़ा सा ये डाउट था कि अगर वो लेडीज़ कौन हो सकती है कि जो इसमें, तो हमने उसके घर वालों से पूछा तो कहा कि लेडीज़ तो इसके साथ नहीं थी। तो उस पर हमने इन्वेस्टिगेट किया गया है ये लेडीज़ का इस पर गाड़ी में कैसे बैठी है। तो फिर जब ये इस मकतूल का जो फ़ोन था वो भी वहाँ पे जो सदर में जो है ना सेल आउट हुआ, आदमी वहाँ पे सेल आउट करने गया, उसने 4 वहाँ पे फ़ोन बेचे हैं, 4 फ़ोन जो है ना रिकवर्ड हुए हैं वहाँ पे जो सेल आउट हुए हैं। उसमें से एक फ़ोन ये भी था जो मकतूल का था। जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो क्या इंकशाफ हुआ? पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो तफ्तीशी अफसर को मालूम हुआ कि ये वारदात ऐसे गिरोह ने की है जो शहरियों को नशावर चीज खिलाकर लूट लेता है। क्योंकि मकतूल की किसी से दुश्मनी थी, न कोई लेन देन का तनाजा था, लिहाजा पुलिस ने ऐसे गिरोहों का रिकॉर्ड हासिल किया तो इस्लामाबाद के थाना शालीमार में ऐसी वारदातें करने वाले लड़के और लड़की चालान हो चुके थे। इनके चलान देखे, इनकी तरीके देखी, ये तरीकों से गैरहाजिर थे शाजिया और ये कमरा पास। वहाँ के मैं ड्रेस लाया, फिर इनके ग्राम मंडी बावलूजी को पता कराया कि ये लड़का कहाँ होता है। लेडी का पता कराया तो ये कहाँ होती है, लेडी अपने ड्रेस पे नहीं थी, ये अपने ड्रेस पे नहीं था। पुलिस ने चंद रोज कबल थाना एयरपोर्ट के इलाके से शहरी को लूटते हुए गिरफ्तार होने वाले मुलजिम को अडियाला जेल में शामिल तफ्तीश किया तो इसने थाना रवाद में वारदात करने का एतराफ कर लिया। इसने इंकशाफ किया कि 22/5/13 को एक लेडी आई शाजिया यूनुस, मैं उसके साथ ड्राइवर था। वो बन ठंड कर निकलती थी, खूबसूरत बनकर हर रोज़ कपड़े चेंज करती थी। जीटी रोड पे कभी ये सैला मोड़ नहीं है, इधर खड़े हो जाते थे, कभी टी चौक में खड़े हो जाते थे, कभी मंदरा क्रॉस करके जो खारियों की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ हैं, जो केला ड्राइवर होता था जिसकी उम्र तकरीबन 50 या 50 के ऊपर होती थी, उनको रोकते थे। लेडी उसके गपशप लगाकर पीछे की सीट पे बैठ जाती थी, मैं उसके पीछे गाड़ी लाता था। अमरूदों का जूस है बड़ा डब्बा, वो लाते, वो प्लास्टिक के गिलास लाते, लेडी पिछली सीट पर बैठ कर उसको बना कर देती। जब बनाती तो सीट के पीछे से वो नशावर चीज उसमें डाल देती थी। पुलिस को रिकॉर्ड कराए गए बयान में मुलजिम ने बताया कि वारदात से कबल शाजिया बन सवन कर घर से निकलती है और इसका काम सिर्फ ड्राइवर को काबू करना होता है। मास्टरमाइंड शाजिया लिफ्ट का बहाना बनाती है और जो गाड़ी रोक ले सवार हो जाती है और दौरान सफर ड्राइवर को पानी या जूस में नशावर चीज पिलाकर फरार हो जाती है। घर से निकली है उधर से 10-11 में टाइम, तो उधर से आई है तो अलशफा जो है उसके आगे जो काक पुल आता है उस पीछे खड़ी हो गई है। पीछे जब खड़ी हुई है तो एक वो मेहरान गाड़ी वाला आया ज़रा, उसके साथ उसने आगे जा गाड़ी रोकी और फिर पीछे आया वो खुद उसको बिठा के ले गया। बिठाया तो उसने जूस पिलाया तो इधर आकर वो सो गया। तो इसने फ़ोन किया मुझे दूसरे रोड पे गाड़ी ले आओ, मैं ले आई। जब शाजिया को गिरफ्तार किया गया तो उसने हंगामा आराई क्यों की?
पुलिस ने गिरफ्तार होने वाले मुलजिम की निशानदेही पर मुलजिमा शाजिया को भी गिरफ्तार कर लिया, जो दर्जनों शहरियों को लूट चुकी है। इसने मकतूल मोहम्मद इकबाल को भी कोई नशावर चीज खिलाई और 1.5 लाख रुपए की नकदी और कीमती सामान भी लूट लिया था। इस खातून ने कैमरा देखते ही हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान ने जुड़वां शहरों में दर्जनों वारदातें की हैं। ताहम खवातीन के हाथों वारदात का शिकार होने वाले बेशतर अफराद पुलिस को रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते थे। जो केस रिपोर्ट नहीं हुए वो तो बेशुमार हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जिनसे पैसे बहुत कम निकले हैं और लोगों ने ये अपनी शर्म महसूस की कि हम क्या बताएं कि हमने किसी लड़की को अपने लिए अपनी ख्वाहिश के लिए लिफ्ट दिया और अब हमसे ये हाथ हो गया। क्योंकि ये रोड पे वारदात करते हैं, मेन सिटी रोड हो गया जहाँ पे लोगों को ये जल्दी पिक कर लेते हैं। सादा लोग शहरियों को लूटने वाली शाजिया ने तो अपने कारनामों की कोई तफसील नहीं बताई, लेकिन इसके शरीक मुलजिम ने तरीके वारदात से लेकर घर तक तमाम कहानी खोल दी। कहता है इसे सिर्फ 2-3 हजार रुपए ही मिलते हैं। वारदात के 300, 400, 500 दे देते, कभी 1000 भी दे देते। और इधर इस्लामाबाद में की थी तो इधर पकड़ी गई है स्कीम 3 में। पुलिस को इस तफ्तीश के दौरान एक और भी इंकशाफ हुआ। देखते हैं वो क्या था। मुकदमे की तफ्तीश में अहम इंकशाफ उस वक्त हुआ जब पता चला कि संगीन वारदातों में मुलविस खातून का शोहर ASI अमजद अली है, जो ताहाल गायब है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पुलिस एहलकार ही वारदातों का मास्टरमाइंड हो सकता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। मुलजमा औरत है, औरत इस कदर प्लानिंग के साथ कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकती जब तक कि उसको पूरा कोई सपोर्ट ना कर रहा हो। अगर कोई पुलिस वाला, चाहे वो ASI है, चाहे वो इंस्पेक्टर है, चाहे वो DSP है, वो अगर उसकी अपनी बीवी के जरिए क्राइम को कर रहा है, उसको शेल्टर कर रहा है, तो वो उतना ही जुर्मदार है जितना कि वो बीवी के जरिए क्राइम करा रहा है। इस जुर्म में जो भी FIR हो, डकैती की हो, 337J की हो, अगर उन्होंने उसको बेहोश करके किया है, उससे माल लूटा गया है, उसमें वो तमाम प्लानिंग जो ASI की है, जो आप बता रहे हैं, उसमें वो 110% वो शामिल है। उसमें वो भी उतना ही गुनहगार है जितनी वो उसकी बेगम है। गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो जब भी पकड़े जाते हैं ASI अमजद ही उनकी पैरवी करके इन्हें आजाद कराता है। मुझे साल हो गया उसके साथ, पहले तो मैं अमजद के साथ सर, वो आप खुद पैसे लेता था, उससे गिनता, दरवाज़ा बंद कर देता, मुझे नहीं बताता कितना लूटा है, क्या किया है, मुझे इसके बाद का नहीं पता। कौन कराता था केस में? वो अमजद करवाई थी जमानत। पुलिस एहलकार के संगीन जुर्म में मुलविस होने के मामले पर SP हेडक्वार्टर रावलपिंडी वजीर खान ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। शहरियों का कहना है कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी किसी हद तक पूरी कर देती है, लेकिन मुद्दई मुकदमा की अदम पैरवी और बाद तफ्तीशी अफसरान की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से सफ़ाक मुलजिमान सजा के अंजाम को नहीं पहुँच सकते। कैमरामैन मोहम्मद तौसीफ और जुल्फ़िकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। 8 छुपनी गिरोह पकड़ा है पूरा, जिसमें 9 डकैतियाँ इंकशाफ की हैं। खुशकिस्मती ये है कि जितने लोग पकड़े गए इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो किसी जिहाद तंजीम के साथ हो या किसी सेक्टेरियन की ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो। कराची में सिर्फ निहत्ते अफराद को लूट और अगवा नहीं किया जाता, बल्कि जदीद सिक्योरिटी में घिरे बैंक से करोड़ों रुपए भी लूट लिए जाते हैं। 2013 के दौरान इस शहर के 29 बैंकों से करोड़ों रुपए किस दीदा दलेरी और चालाकी से लूटे गए और यहाँ की पुलिस डाकुओं को पकड़ने में क्यों नाकाम रही, आइए आपको बताते हैं। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में रवां साल 2013 के दौरान शहर कराची में जहां दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ, वहीं लूटमार की वारदातें भी अपने उरूज पर रहीं। CPLC के आदादो शुमार के मुताबिक रवां साल के दौरान मुल्जिमान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 29 बैंकों का सफाया किया। FCID के सरबराह का कहना है कि शहर में होने वाली बैंक डकैतियों की तहकीकात करने के दौरान ये बात सामने आई है कि अगर शहर में बैंक डकैतियां करने वाले 4 से 5 ग्रुप हैं तो उन तक पहुंचने में वक्त लगता है, लेकिन उनकी टीम ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया जिसने 9 बैंक डकैतियों का एतराफ़ किया है। 8 छुपनी गिरोह पकड़ा है पूरा, जिसमें 9 डकैतियाँ इंकशाफ की हैं। वो 2 करोड़ 60 लाख रुपए तकरीबन उन्होंने 9 डकैतियों में लूटा था। अब ये बेसिकली क्रिमिनल हैं, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना जिहादी है, ना फिरका वाराना है, ना इनका किसी सियासी पार्टी से ऐसा ताल्लुक है कि हम कहेंगे कि फंडिंग वहाँ दे दी। अयाश हैं, खाते पीते हैं, जो लूटा उसको आपस में बांट लिया, 8-10 लोगों का ग्रुप है
और उसकी वजह से वो पैसा जो था रिकवरी उनकी मुश्किल हो जाती है। शहर में ऐसे 5 से 6 गिरोह सरगर्म हैं जो पहले दूसरे जराइम में मुलविस थे मगर अब बैंक डकैतियों में मुलविस हैं। इस गिरोह में काम करने वाले मुल्ज़िमान का ना तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक है और ना ही किसी कलदन जिहादी तंजीम से। तो किस्मत ये है कि जितने लोग पकड़े गए इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो किसी जिहादी तंजीम के साथ हो या किसी सेक्टेरियन की ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो। ये तमाम जनरल क्रिमिनल थे और जनरल क्रिमिनल जब पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है तो फिर काफ़ी अर्सा लगता है उसको छूटने में भी और इन केसेज में फिर वो भुगतता रहता काफ़ी। पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता साल और इससे पहले होने वाली बैंक डकैतियों में कलदन तंजीमें मुलविस होती थी लेकिन रवां साल इन वारदातों में डकैत ग्रुप सरगर्म रहा है। पुलिस का कहना है कि बैंक डकैतियों में मुलविस मजीद गिरोह का सुराग भी लगाया जा चुका है और बहुत जल्द उन मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं समझता हूँ 70% केसेज जो है इसमें हल हो चुके हैं। अब कुछ ऐसे लोग केसेज हैं जिनमें अभी पता नहीं चल रहा कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं। डाकू लूट मार के लिए कौन सा बैंक मुंतखब करते थे और इससे उन्हें डाका डालने में क्या आसानी होती थी? पुलिस का ये भी कहना है कि बैंक डकैतियों में डाका डालने वाले ज्यादातर उन इलाकों में वारदातें करते हैं जहां से उनको फरार होने में आसानी होती है और वारदात के वक्त ऐसी जगह का इंतखाब किया जाता है जहां से निकलने के रास्ते ज्यादा से ज्यादा हों। किस तरह के लोग और कौन सी एरिया के लोग इन्वॉल्व थे। एक ग्रुप बनता है, मिसाल के तौर पर उनका ज़्यादा जोर जब वो औरंगी टाउन से हैं या वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं तो वो उसी तरफ करीब 3 जगहों में डकैतियाँ करके निकल जाते हैं और सिक्योरिटी किसी बैंक की भी इतनी सिक्योर नहीं है और ख़ास तौर पर ये उन इलाकों में डकैतियाँ करते हैं जहाँ पर मतलब भागने के रास्ते बहुत ज़्यादा हों। अब ये आई चंडीगढ़ रोड पे तो कोई बैंक डकैती नहीं करेगा, डिफेंस में बहुत कम डकैतियाँ होती हैं। इसी तरह शहर फैसल पे बहुत कम डकैतियाँ होती हैं। अमूमन उन एरिया में डकैती होती है जहाँ एक बैंक है और आसपास आबादी है, एक बैंक में घुसे, जितनी देर में पुलिस आती है या किसी को इतला होती है वो गलियों में निकल जाते हैं। 5 से 7 मिनट का टोटल टाइम है। तो ये उनके अपने टारगेट होते हैं, वो मुख्तलिफ बैंकों के विजिट करते रहते हैं, देखते हैं कि किस में जाना है किस में नहीं जाना। मुल्क भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए जहां दहशतगर्दों को असलह की तरबियत की जरूरत पड़ती है वहां इन कार्रवाइयों के लिए बड़े पैमाने पर सरमाए की भी जरूरत होती है। बैंक डकैतियों और दीगर वारदातों से लूटी जाने वाली रकम को जायज करार देने के लिए एक गिरोह ने फतवा भी हासिल कर रखा था। तो कारी हुसैन होता था जो खुद का हमलावरों का मास्टरमाइंड था, उसने उनके घरों में वहाँ पीछे ना काफ़ी फायरिंग वायरिंग करवाई। तो जब इनका रब्ता हुआ तो उसने ये कहा कि तुम लोग जिहाद में हिस्सा नहीं ले रहे हो, तो हमें पता है कि तुम कराची में लूट मार करते हो तो तुम लूट मार करो, लेकिन उसमें से इतने % जो है ना वो आप हमारी तंजीम को दोगे तो वो तुम्हारा भी जिहाद में शमूलियत हो जाएगी। तो उस तरह का फतवा लेके तो वो यहाँ बैंक डकैतियाँ भी कर रहे थे, लोगों को भी लूट रहे थे, हाईवेज़ पे भी गाड़ियाँ लूट रहे थे और वो अपने को जायज़ भी कह रहे थे कि क्योंकि हम जिहाद में फिजिकली नहीं जा सकते लिहाजा माली तौर पर मदद कर रहे हैं, यानी क्राइम भी कर रहे हैं और उसको अपने लिए एक मुकद्दस भी समझ रहे हैं। शहर कायद में गुज़श्ता बरसों की तरह साल 2013 में भी कई बैंक डकैतियाँ हुई, लेकिन पिछले साल इन वारदातों में दूसरा ग्रुप मुलविस था और इस साल दूसरे डकैत ग्रुप ने बैंकों पर अपना हाथ साफ किया। इसके बावजूद हस्बे रिवायत साल 2013 में भी ये डकैत ग्रुप पुलिस की पहुंच से दूर ही रहा। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में साल 2013 के दौरान लूटे गए बैंक्स की तफसील सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां पुलिस और कानून नाफिज करने वालों का नामो निशान ही नहीं था। क्या 2014 में भी यही खेल खेला जाएगा? इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।